हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसका भाग 5। इस भाग में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन चक्र क्या है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। ठीक, इसके अलावा अब तक मैंने जितने पार्ट अपलोड किए हैं इससे पहले, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। और अगर आप इंस्टा या फेसबुक पे हैं तो आप हिंदी मीडियम को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम मैथ्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एक स्टडी को, और साइंस के लिए डियर साइंस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है हमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते किसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि देखो हमारे वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, आप सब जानते होंगे, ये N2 की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, अब जो ये नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर वायुमंडल में, इसको नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में अगर परिवर्तित किया जाए तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। थोड़ा और मैं अगर आपको समझाऊं तो देखो हमारे वायुमंडल में N2 इस रूप में जो ये नाइट्रोजन गैस है ये पाई जाती है, इसे हम मुक्त नाइट्रोजन भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो मुक्त नाइट्रोजन है N2 के रूप में है, इसको इसके यौगिक के रूप में बदल देना, यानी कि चाहे आप अमोनियम में बदल दो, अमोनिया में बदल दो, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल दो। ठीक है, तो इस तरह से जब ये N2 अपने यौगिक के रूप में बदल गया तो इस बदलने की प्रक्रिया को बोला जा रहा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि भाई स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो ये मुक्त नाइट्रोजन थी ये अपने यौगिकों के रूप में बदल रही है। ठीक है ना, इनमें से किसी में भी बदल जाए। ठीक है, मेनली अमोनिया में बदलती है। ठीक, अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब मुक्त नाइट्रोजन अपने पास थी तो इसके स्थिरीकरण की ज़रूरत क्या है, क्यों ऐसा बदलाव हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्यों जरूरी है। ठीक है ना, आवश्यकता क्या है इसकी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ठीक है ना, पौधों को भी जंतुओं को भी दोनों को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन जो वायुमंडल में N2 के रूप में नाइट्रोजन है उसका उपयोग डायरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, ना पौधे ना जंतु। ठीक है, लेकिन जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम हो गया, ठीक है, या फिर नीले हरे शैवाल हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब था कि मुक्त नाइट्रोजन थी, उसको डायरेक्ट पौधे नहीं ले पा रहे थे, ना ही जंतु ले पा रहे थे, लेकिन जब उसका स्थिरीकरण हो गया यानी नाइट्रोजन अपने यौगिक के रूप में बदल गया, तब पौधे उसको जड़ के द्वारा सोख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से पौधों के पास वो नाइट्रोजन चली गई, अब जब उन पौधों को कोई जीव जंतु खाएगा तो उसके पास भी चली जाएगी। तो इस तरह से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जरूरी है ताकि पेड़ पौधे उसको ले पाएँ और फिर उससे पेड़ पौधों को जो जीव जंतु खाएंगा उनके पास भी चली जाएगी। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण हो रहा है इसमें कौन कौन मदद करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो कि लेग्यूम पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। वहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं, गांठ होती हैं, उसमें पाया जाता है। तो जो ये राइजोबियम नाम का जीवाणु है, ठीक है, ये स्थिरीकरण करने में सहायक है। इसके अलावा कुछ नीले हरे शैवाल भी स्थिरीकरण करते हैं, और इसके अलावा जो तड़ित यानी कि विद्युत चमकती है, ठीक है, बरसात के टाइम में जो बिजली कड़कती है, उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक, आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है मेनली वो राइजोबियम के बारे में पूछा जाता है। तो राइजोबियम नाम का जीवाणु ये आप जरूर याद रखना कि ये स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में भी ये सवाल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लेग्यूम पौधे यानी दलहन वाले जो पौधे होते हैं जैसे मटर का हो गया, सेम का हो गया, इनकी जड़ों में जो ग्रंथियाँ होती हैं, छोटी छोटी गांठ होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे अगर आप इस चित्र को देखोगे तो ये जड़ें हैं, जड़ों में यहाँ पर देखो ये छोटी छोटी गांठ बनी हुई हैं, इन्हीं गांठ में ये जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
करता है, इसका नाम है राइजोबियम। फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक, अब देखो जो अपना अगला टॉपिक है वो है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र से क्या मतलब है, देखो अभी अपने वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये N2 के रूप में है, ठीक है ना। अलग अलग विधियों से, अलग अलग प्रक्रियाओं से, जैसे कि मान लो स्थिरीकरण वगैरह से ये अपने यौगिक के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसके यौगिक हैं, ठीक। अब अगर किसी तरह से ये यौगिक के रूप से वापस से यहाँ पर अपने रूप में वापस आ जाए, यानी कि पहले ये N2 के रूप में था, फिर ये किसी और यौगिक के रूप में बदल गया, वापस से अगर ये इसी रूप में आ जाता है, समझो यहाँ पे इसका एक चक्र कंप्लीट हो गया, एक चक्र पूरा हो गया, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसको हम लिख के कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न विधियों द्वारा नाइट्रोजन पदार्थों में बदलते हुए वापस से उसी वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में आ जाने को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसी नाइट्रोजन चक्र के कारण नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई नाइट्रोजन वायुमंडलीय रूप में था, अलग अलग विधियों से वो अलग अलग यौगिकों के रूप में बदला, फिर बदलने के बाद वापस से उसी रूप में आ गया, तो एक चक्र कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखो, मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, इसी नाइट्रोजन चक्र के कारण नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। इसका क्या मतलब है, आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78 यानी 78% है। तो अगर ये चक्र ना होता तो नाइट्रोजन अगर एक बार किसी और रूप में बदल जाता तो जो 78% नाइट्रोजन थी वो तो कम हो जाती ना, क्योंकि वो किसी और रूप में बदल गया। लेकिन ये लगातार 78% कायम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई नाइट्रोजन चक्र के कारण ही तो नाइट्रोजन जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है तो वापस से उसी रूप में आ जा रहा है। जब वापस से उसी रूप में आ जा रहा है तो जो उसकी मात्रा है वो 78 यानी 78% ही रह रही है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो मतलब नाइट्रोजन चक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिर रखने में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पेपर में अगर नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझाने को आएगा तो आपको ये चीज़ वहाँ पे बनानी पड़ेगी जो आपके सामने है। ठीक है, ये क्या है, ये है नाइट्रोजन चक्र। इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, मान लो शुरुआत होती है यहाँ से, शुरुआत में अपने पास क्या है, शुरुआत में अपने पास है वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 के रूप में होगी। ठीक है, तो भाई इसका स्थिरीकरण किस किस तरीके से हो सकता है, देखो यहाँ से गए यहाँ पर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवालों द्वारा स्थिरीकरण। ठीक, फिर इसके आगे जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, जैसे अमोनियम, अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अभी मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, उस रूप में परिवर्तित कर देना राइजोबियम वगैरह के द्वारा। फिर यहाँ से ये चला जाता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिकों के पास। ठीक है, अगर ये रास्ता नहीं अपनाया गया तो एक और रास्ते से इसका स्थिरीकरण हो सकता है बिजली द्वारा, यानी आसमान में जो बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तड़ित मतलब बिजली। ठीक है, तो यहाँ से भी जब इसका स्थिरीकरण होता है तो ये अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट होके वापस से मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी से भी क्या होता है, पौधे द्वारा अवशोषण, भाई मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं, तो पौधे जो होंगे वो इस रूप में नाइट्रोजन को, जब वो नाइट्रोजन अपने यौगिकों के रूप में है तो उसको सोख सकते हैं। ठीक है, तो पौधों द्वारा अवशोषण हो गया। इसके बाद क्या होगा, इन पेड़ पौधों को कोई जीव जंतु खा लेगा। मान लो घास उगी है, घास को गाय, बैल, भैंस इन सब ने खा लिया। ठीक है, तो मतलब जंतुओं द्वारा उन पौधों को खाना। अब जब जंतु इस पौधों को खा लेंगे, क्योंकि इस पौधे के पास नाइट्रोजन आ चुकी है, तो जो इसको खाएगा उसके पास चली जाएगी, मतलब जिस भी जानवर ने इन पेड़ पौधों को खाया होगा उसके पास ये नाइट्रोजन चली गई होगी। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। क्या मतलब है कि जब उत्सर्जन होता है या फिर कोई जीव जंतु मर जाएगा, उसकी बॉडी ज़मीन में सड़ गल जाएगी, तो वहाँ से फिर से नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगा, यानी वापस से वो मिट्टी में आ जाएगा। अब मिट्टी में दूसरे जो जीवाणु होंगे, अब वो क्या करेंगे, वो जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, यानी कि फिर से ये गैसीय नाइट्रोजन N2 के रूप में वापस वायुमंडल में आ जाएगा। तो मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन था वो इस चक्र से होता हुआ वापस से देखो यहीं पे आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, और इसी नाइट्रोजन चक्र की मदद से अगर वायुमंडल में अपने 78% नाइट्रोजन है तो उतनी ही मात्रा स्थिर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि जितना ये इस रूप में बदलता है वापस से उतना इसी रूप में आ जाता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही 2 टॉपिक थे जो इस वीडियो में कंप्लीट करने थे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।